एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज होना है विज्ञान संबंधी शब्द संक्षेप। जो आपके संक्षिप्त शब्दावली होती है, ये कभी कभार पूछ लिए जाते हैं कि बताइए एलपीजी का मतलब क्या है, सीएनजी का मतलब क्या है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, आपको याद रखना है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखिए, जो लिक्विड के रूप में भरी रहती है सिलेंडर में, लिक्विड रूप में आप लोग जानते होंगे, इसीलिए एल का मतलब लिक्विफाइड। ठीक है, मतलब लिक्विड से याद रखना है आपको, लिक्विफाइड पेट्रोलियम। और ये क्या होता है, एक प्रकार का पेट्रोल ही होता है। जैसे पेट्रोल जलता है ये भी जलती है, तो पेट्रोलियम गैस। ठीक है, सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो आपकी प्राकृतिक गैस होती है उसे कंप्रेस्ड करके भरा जाता है, वो कहलाती है सीएनजी। ठीक है, एड्स का बहुत पूछा जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, याद रखिएगा। सिम का फुल फॉर्म सब्सक्राइब्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, सब्सक्राइब्स आइडेंटिटी मॉड्यूल जो होता है सिम का फुल फॉर्म। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। सीएफसी का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसी के कारण जो ओजोन परत है वो क्षीण हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। अगला डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोएथीन। ठीक है, डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोएथीन। ठीक है, आगे एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक रूप से पैसे निकल आते हैं, हमने बटन दबाए और पैसे निकल आए, इसलिए इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एमआरआई का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, सीएफएल आप लोग लगाते हैं, बल्ब होता है जो। ठीक है, सीएफएल का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ठीक है, अब देखिए एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, जो इस समय एलईडी प्रयोग की जा रही है सभी घरों में, जिससे बिजली की बहुत बचत हो रही है। वरना पहले 100 वाट के बल्ब लगाए जाते थे, उससे बिजली की बहुत खपत होती थी, बहुत बर्बाद होती थी बिजली। और जब से एलईडी आ गई है तब से बिजली की बहुत कम यूज करके ज़्यादा रोशनी हम पा सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड। देखिए अब तरंगे दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे। इसे यांत्रिक तरंगों को कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। देखिए, यांत्रिक तरंगों के अंतर्गत दो प्रकार की तरंगें पाई जाती हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगे। देखिए, इससे क्वेश्चन एक जरूर बनता है। देखिए अब अनुदैर्घ्य तरंगे किस प्रकार की होती हैं, जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समांतर होती है। अब इसमें देखिए, जैसे कि आपने स्प्रिंग स्प्रिंग इस प्रकार होती है। स्प्रिंग को यहाँ से आपने खींचा, यहाँ से खींचने के बाद फिर आपने वापस इसे छोड़ दिया, इसमें गति कैसी होगी, इस प्रकार गति होगी। इसकी जैसी लंबाई है ना, तो लंबाई की ही दिशा में गति होगी, तो ये गति कहलाती है आपकी अनुदैर्घ्य गति।
ठीक है। तो अनुदैर्घ्य तरंगों में किस प्रकार की गति होती है? उसकी लंबाई के ही दिशा में, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे कि स्प्रिंग की गति, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें कौन सी होती हैं? ये अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें कौन सी होती हैं? ये होती हैं अनुदैर्घ्य तरंगें। अब देखिए वायु में उत्पन्न तरंगें भी अनुदैर्घ्य तरंगें हैं, और भूकंप में उत्पन्न तरंगें कैसी होती हैं? ये अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। जैसे भूकंप आता है तो भूकंप की ही दिशा में तरंगें उठती हैं, जिस दिशा में गति हो उसी दिशा में तरंग हो तो वो अनुदैर्घ्य है। और यदि जिस दिशा में गति हो उसके ऊपर नीचे इस प्रकार से यदि तरंगें उठें तो ये कहलाती हैं अनुप्रस्थ तरंगें, ठीक है, याद रखिएगा। अब गैस में तरंगें उत्पन्न की जाती हैं केवल अनुदैर्घ्य तरंगें। गैस में कौन सी तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं? केवल अनुदैर्घ्य तरंगें। और सितार के तार में कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें, क्योंकि तार ऐसा होता है जब इसे इस प्रकार खींचा जाता है तो खींचने का तरंग में इस प्रकार की तरंगें उठने लगती हैं, ठीक है। ये कौन सी होती हैं? और अनुप्रस्थ तरंगें। अब आगे देखेंगे हम विद्युत चुम्बकीय तरंगें। इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जी विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती हैं इनके संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, बिना माध्यम के ही चलती है। क्वेश्चन आ सकता है, बताइए किन तरंगों के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये तरंगें निर्वात में चल सकती हैं, प्रकाश की गति से चलती हैं तथा अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं। याद रखिएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगें कौन सी होती हैं? ये अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं। कैसी तरंगें होती हैं? अनुप्रस्थ, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगें सीधे सीधे नहीं चलती हैं, ये इस प्रकार चलती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें, ठीक। ये प्रकाश की गति से चलती हैं तथा अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं। और एक चीज़ और याद रखिए, जो प्रकाश की तरंगें होती हैं वो किस प्रकार की तरंगें होती हैं? देखिए प्रकाश में प्रा है और अनुप्रस्थ में देखिए इसमें भी प्रा है। तो याद रखिए, प्रकाश में प्रा है और अनुप्रस्थ में प्रा है। तो प्रकाश तरंगें कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगें होती हैं। और ध्वनि तरंगें आ जाता है। बताइए ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं? तो ध्वनि में देखिए धा है। इसी प्रकार जो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं उसमें भी क्या होता है? धा होता है। देखिए ये है ना अनुदैर्घ्य में धा है, इसी प्रकार ध्वनि में धा है। तो याद रखिएगा, ये 1 नंबर पक्का है आपका, जरूर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब आगे देखेंगे हम, रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग किया जाता है किसका? अवरक्त तरंगों का, ठीक है। रात में देखने के लिए जो उपकरण प्रयोग किए जाते हैं उसमें किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त तरंगों का, ठीक है। अवरक्त तरंगें हल्की सी लालिमा होती है इसमें। आंतों के रोगों के निदान में उपयोग किया जाता है तो एक्स किरणों का। याद रखिएगा आप लोग, आंतें जो होती हैं, ठीक है, आंतें किस प्रकार होती हैं? आंतें इस प्रकार होती हैं, देखा होगा आपने। और एक्स कैसे बनता है? इसी प्रकार बनता है, याद रखिए आप लोग, ठीक है। इस प्रकार एक होती है, इस प्रकार जुड़ी रहती हैं। थोड़ा और जोड़ दिए तो जी क्या बन गया? जी एक्स बन गया। ऐसे आप लोग याद रखिए, ठीक है। आंतें एस ऐसे और ऐसे, थोड़ा और ऐसे बढ़ा दिया तो क्या बन गया? जी एक्स बन गया। तो आंतों के रोगों के निदान में किसका उपयोग किया जाता है? किस किरणों का उपयोग किया जाता है? एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। अब देखिए सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती हैं कौन सी? एक्स किरणें। सीटी स्कैन करने में जो आपका सीटी स्कैन पूरी बॉडी का होता है
पूरी बॉडी में यदि पता करना हो आपको कौन सा रोग है, कोई डिफेक्ट है या नहीं है, तो इसके लिए हम सीटी स्कैन करवाते हैं। सीटी स्कैन में कौन सी किरणें प्रयोग होती हैं, तो एक्स किरणें, ठीक है। और एक्सरे में भी एक्स किरणें प्रयोग होती हैं। इनमें एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि पता चल जाता है शरीर के अंदर कोई डिफेक्ट है या नहीं। तो क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयुक्त होगी। यदि क्रिस्टल की संरचना जानना हो तो भी एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो एक्स किरणें होती हैं हड्डी को पान नहीं कर पाती हैं, इसलिए ऊपर बॉडी का पूरा जायजा किया सकता है। अब देखिए वैद्युत चुम्बकीय तरंगें कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में पढ़ना है अपन लोगों को, और इनके खोजकर्ता कौन है। अधिकतर क्वेश्चन देखा गया है पेपर में कि इनके खोजकर्ता आते हैं, ये खोजकर्ता है इस तरफ, और यहाँ पर है विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, इनकी तरंग दैर्घ्य भी दी गई है, और इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये भी दिया गया है। देखिए पहली कौन सी किरण है, गामा किरण, ठीक है। गामा किरणों की खोज किसने की है, बेक्यूरेल। याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन आता है गामा किरणें, और गामा किरणों की स्पीड इतनी होती है कि ये सीधी निकल जाती हैं, वेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, जो बेधती हुई किसी भी पदार्थ को बेधती हुई निकल जाती हैं। तो सबसे अधिक यदि आ जाए कि बताइए एल्फा बीटा गामा में सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी है, तो गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। किनकी, गामा किरणों की वेदन क्षमता, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इसका गामा किरणों की वेदन क्षमता अत्यधिक होती है। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो धर्मिता में किया जाता है, ठीक है। देखिए अब देखेंगे हम अगला परावैगनी किरणें। परावैगनी किरणों की खोज किसने की थी, इसकी खोज की है रिटर ने। परावैगनी किरणें किसने, रिटर। देखिए इनकी रेंज क्या होती है, जो परावैगनी किरणें होती हैं इसकी रेंज होती है 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम तक। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, अदृश्य लिखावट को देखने में। जैसे पेन चलते हैं जिसमें कि हिडन रहती है राइटिंग, जो आप लिखेंगे दिखेगा नहीं, लेकिन जब उस पर परावैगनी किरणों को गिराएंगे तो वो लिखावट दिखती है। तो अदृश्य लिखावट को देखने में, अंगुली के निशानों का पता लगाने में, उंगलियों के निशान होते हैं ना, इसका पता लगाने के लिए परावैगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपने CID वगैरह में देखा होगा, गिलास होता है, कोई टच कर लेता है तो वो लोग क्या करते हैं, स्प्रे डालते हैं, उससे प्रिंट लेते हैं, फिर परावैगनी किरणों में उसे देखते हैं कि इस पर किसके उंगलियों के निशान हैं, जिससे वो कातिल का पता लगा लेते हैं। तो जो CID वाले होते हैं वो इन्हीं किरणों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि उंगलियों के निशान पता चल जाते हैं। अब देखिए नकली करेंसी का पता लगाने में, जो नकली नोट होते हैं, जाली नोट, उसका पता लगाने के लिए भी परावैगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में और बैक्टीरिया को नष्ट करने में, ठीक है। बैक्टीरिया को नष्ट करने में भी परावैगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे हम दृश्य किरणें। दृश्य किरणों के खोजकर्ता कौन है, न्यूटन। महान वैज्ञानिक न्यूटन है जिन्होंने दृश्य किरणें यानी दिखने वाली किरणें, इनकी रेंज क्या होती है, ये रेंज इसकी पूछ ली जाती है। दृश्य किरणों की रेंज क्या होती है, ये 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। याद रखिएगा 4000 से 7800। देखिए पूरा 8000 नहीं हुआ, यहाँ कितना है, 200 कम है, तो यहाँ 4000 है, यहाँ 8000 में 200 कम है, लेकिन 800 आया हुआ है, ठीक। इसमें हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं दृश्य किरणों से। अब आगे देखेंगे हम अवरक्त किरणें, ठीक है। अवरक्त किरणें
जी हैं हर सेल, हर सेल। देखिए इनकी रेंज क्या होती है 7800 एंगस्ट्रॉम से 10⁻7 एंगस्ट्रॉम तक। ये किरणें ऊष्मीय विकिरण हैं, ये जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसका ताप बढ़ जाता है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने, रोगियों की सिकाई करने में, टीवी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। किन किन कामों में किया जाता है? देखिए कोहरे में जब हम फोटोग्राफी करते हैं तो अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ी लालिमा होती है। क्या होता है? लालिमा होती है। इसमें लिखा हुआ है ना, ये किरणें ऊष्मीय विकिरण हैं, जिस पर पड़ती हैं उसका ताप बढ़ जाता है, क्योंकि लाल रंग ही होता है जो ताप बढ़ा देता है। ठीक, इसका उपयोग कहाँ? कोहरे में फोटोग्राफी करने में, रोगियों की सिकाई करने में, क्योंकि इसमें ऊष्मा है, लाल रंग है। ताप जब भी बढ़ता है, देखा होगा आपने, कोई भी वस्तु को यदि हम आग में डाल देंगे वो लाल लाल दहकने लगती है। तो लाल रंग का मतलब होता है जब भी ऊष्मा किसी की बढ़ती है वो लाल रंग में बदलने लगता है, इसीलिए अवरक्त कहा जाता है इन्हें। अवरक्त, रक्त मीन्स जैसे लाल होता है, लाल लाल किरणें होती हैं जी। याद करने की ट्रिक देखिए, हर सेल, इसमें देखिए सेल, सेल मीन्स होता है पत्थर। पत्थर को यदि आग में डाल देंगे हम तो वो कैसा हो जाएगा? वो लाल लाल हो जाएगा। तो ऐसे आपको याद रखना है। अवरक्त विकिरण की खोजकर्ता कौन है? हर सेल। और इसका प्रयोग टीवी के रिमोट कंट्रोल में भी किया जाता है। आपने देखा होगा जो बत्ती लगी रहती है रिमोट में आगे साइड को, एक बल्ब टाइप का छोटा रहता है, वो जब हम बटन दबाते हैं तो बल्ब वो लाल लाल चमकता है। तो वहाँ पे किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। और टीवी में भी एक लाल लाल, जब भी रिमोट हम दबाते हैं बटन तो उसमें टीवी में भी लाल लाल एक एक पॉइंट नुमा होता है, वो भी आपका चमकता है, जिससे कैच हो जाता है वो चैनल। ठीक है, रिमोट में, रोगियों की सिकाई करने में और कोहरे में फोटोग्राफी करने में। अब देखेंगे हम लघु रेडियो तरंगें या हर्ट्ज तरंगें। ठीक है, लघु रेडियो तरंगें या हर्ट्ज तरंगें, इसकी खोजकर्ता हैं हेनरिक हर्ट्ज। कैसे याद रखेंगे हम? लघु मीन्स छोटा। देखिए कोई भी चीज़ छोटी होती है उसे कहते हैं अरे तुम चूजा जैसे लग रहे, चूजा। या चूजा किसका बच्चा होता है? हैन का। हैन मीन्स मुर्गी। ठीक है, तो हेनरिक लघु, लघु मीन्स छोटा, ऐसे आपको याद रखना है। तो लघु रेडियो तरंगों की खोजकर्ता कौन है? हेनरिक हर्ट्ज। ठीक है, अब देखिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? रेडियो में, टेलीविज़न में एवं टेलीफोन में इसका उपयोग किया जाता है। रेडियो, टेलीविज़न एवं टेलीफोन में। अब देखेंगे हम दीर्घ रेडियो तरंगें। इनकी खोज किसने की थी? मार्कोनी। मार्कोनी। देखिए जो दीर्घ होगा, बड़ा होगा व्यक्ति, वही दूसरे को मार सकता है। मान लो दो लोगों की लड़ाई हुई और जो दीर्घ होगा, जो बड़ा होगा, वो छोटे को मार देगा। तो ऐसे आपको याद रखना है। दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की है? मार्कोनी ने। और लघु रेडियो तरंगों की खोज किसने की है? हेनरिक हर्ट्ज ने। देखिए दीर्घ रेडियो तरंगों का उपयोग कहाँ किया जाता है? रेडियो एवं टेलीविजन में इसका भी प्रयोग किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन अगला, ध्वनि तरंगें होती हैं, कैसी होती हैं? बताया है मैंने पहले, अनुदैर्घ्य तरंगें। देखिए इसमें ध्वनि में धा लगा हुआ है और अनुदैर्घ्य में भी धा लगा हुआ है। तो आपको याद रखना है, प्रकाश में प्रा लगा है तो अनुप्रस्थ में भी प्रा लगा है। तो प्रा से याद रखना है प्रकाश, और ध्वनि से याद रखना है, ध्वनि के धा से याद रखना है अनुदैर्घ्य का धा। अब देखेंगे हम आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। यानी ध्वनि तरंगों के भी कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन सा? पहला होता है श्रव्य तरंगें, दूसरा होता है अपश्रव्य तरंगें, तीसरा होता है पराश्रव्य तरंगें। देखिए आप लोग इसे पहले को याद रखिए अवश्रव्य तरंगें, दूसरे को याद रखिए प्रश्रव्य तरंगें और तीसरे को याद रखिए पराश्रव्य तरंगें, क्योंकि इनकी जो रेंज होती है ना
वो शुरुआत होती है अवश्रव्य से। देखिए अवश्रव्य तरंगें जो होती हैं इनकी आवृत्ति की रेंज क्या होती है? इनकी आवृत्ति की रेंज होती है 20 हर्ट्ज से नीचे, 20 हर्ट्ज से नीचे। अब देखिए और श्रव्य तरंगों की रेंज क्या होती है आवृत्ति की? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ध्यान देंगे 20 से यदि कम है तो वो होती है अवश्रव्य। अव का मतलब नहीं, श्रव्य का मतलब जो सुनाई ना दे। ठीक है, अव का मतलब नहीं, श्रव्य का मतलब सुनाई देना। तो जो सुनाई ना दे उसे कहते हैं अवश्रव्य। तो 20 हर्ट्ज से कम है तो कहाँ से सुनाई देगी? और देखिए 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो होती हैं वो होती हैं श्रव्य तरंगें। यानी यदि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति होगी तरंग की तो वो हमें सुनाई पड़ेगी कान में, इसीलिए उसे कहा जाता है श्रव्य तरंगें। श्रव्य मीन्स सुनना, जिसे सुना जा सके वो श्रव्य तरंगें हैं। अब देखिए जो 20,000 के ऊपर होती हैं जी, आवृत्ति ज़्यादा हुई, जो ऊपर होती हैं वो परा, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंगें। ठीक, जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं उनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। अधिकतर बार क्वेश्चन देखा गया है श्रव्य तरंगों का। ये बताइए श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, आगे देखेंगे 20,000 हर्ट्ज से नीचे अवश्रव्य तरंगें बता दिया मैंने, और इसके बाद 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को पराश्रव्य, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है अल्ट्रासोनिक वेव। और आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स या पराश्रव्य तरंगें कौन सा जानवर छोड़ता है? चमगादड़। ठीक है, चमगादड़ होता है ना, उसमें आंखें नहीं होती हैं, फिर भी वो उड़ता है। आपने देखा होगा, आपके पास कभी आया होगा तो आपसे टकराया नहीं होगा, लेकिन उसकी आंख नहीं है फिर भी नहीं टकराता है, क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी जिन्हें कहा जाता है पराश्रव्य तरंगों को छोड़ता है, जो हमारे पास तक आती हैं। और पास आकर इसे हम हैं उसके लिए अवरोध। यदि अवरोध नहीं हुआ तो आगे निकल जाती हैं, उसके पास वापस नहीं जाती। यदि अवरोध हुआ तो वही पराश्रव्य तरंगें अवरोध से टकराकर वापस उसके पास पहुंच जाती हैं, जिससे उसे रेंज का पता चलता रहता है कि कितनी रेंज पर या कितनी दूरी पर कोई वस्तु है। इसलिए वो पास आकर भी अब उनसे टकराता नहीं है और वापस निकल जाता है। तो चमगादड़ होता है कौन सी तरंगों को छोड़ता है? पराश्रव्य तरंगों को। देखिए और भी कुछ जानवर हैं जो पराश्रव्य तरंगों को छोड़ता है चमगादड़, और जानवर जो होते हैं वो पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं, लेकिन पराश्रव्य तरंगों को हम सुन नहीं सकते हैं। आपने देखा होगा चमगादड़ जो छोड़ता है पराश्रव्य तरंगें वो हमें सुनाई नहीं देती हैं, क्योंकि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हैं वो। ठीक, ये देखिए मनुष्य सिर्फ श्रव्य तरंगें सुन सकता है, जबकि कुछ जानवर जैसे कुत्ता और बिल्ली, चमगादड़ आदि पराश्रव्य तरंगें सुन सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें सुन सकते हैं। अब देखिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पराश्रव्य तरंगों के बहुत उपयोग हैं, जैसे कि सबसे बड़ा है उपयोग इसका मस्तिष्क का ट्यूमर ज्ञात करने में। यदि किसी के मस्तिष्क में, किसी के दिमाग में ट्यूमर है, उसका पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है उसके मस्तिष्क में, क्योंकि मस्तिष्क को चीर फाड़ करके तो देखा नहीं जा सकता है,
उसके मस्तिष्क में पराश्रवित तरंगों को छोड़ा जाता है और जहाँ टकरा कर ये वापस आ जाती हैं, जिससे क्लियर हो जाता है कि मस्तिष्क में या दिमाग में ट्यूमर बन रहा है। गठिया रोग को पता लगाने में शरीर में पराश्रवित तरंगों को छोड़ा जाता है और जहाँ ये गठिया रोग होता है, गांठ प्रकार की होती है, तो वहाँ से क्या होता है, पराश्रवित तरंगें वापस लौट आती हैं, जिससे पता चल जाता है शरीर में इस जगह गांठ या गठिया रोग है। समुद्र की गहराई पता करने में देखिए, समुद्र की गहराई कैसे पता करते हैं, इसमें क्या होता है, जो पनडुब्बी होती है, पनडुब्बी में भी एक इस प्रकार का उपकरण होता है जो पराश्रवित तरंगों को लगातार छोड़ता रहता है। यदि गहराई पता करना है समुद्र की, तो वहाँ से पनडुब्बी से पराश्रवित तरंगों को भेजा जाता है और जितनी रेंज से टकराकर वापस हो जाती हैं वो, उससे पता चल जाता है कि इतनी दूरी पर जे गहराई है या इतनी दूरी पर कोई अवरोध है। ठीक है। और संकेत भेजने में भी पराश्रवित तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। आप अब देखिए, सोनार में कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। किसमें, सोनार में। जो समुद्री जहाज वगैरह होते हैं उनमें सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार में पराश्रव्य तरंगें होती हैं, यही होती हैं जो कि जैसे समुद्र में कोई गहराई में किसी वस्तु की खोज करना है या गहराई की खोज करना है, समुद्र में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो गिर जाती हैं या फिर बनी रहती हैं या चट्टान रूप में होती हैं, कोई भी धातु होती है, उसका पता लगाना है यदि, तो उसे पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सोनार का प्रयोग किया जाता है। यानी समुद्र की गहराई में किसी वस्तु के बारे में पता लगाना है, क्वेश्चन ऐसा ही बनता है, तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। और सोनार में कौन सी तरंगें होती हैं, पराश्रव्य तरंगें होती हैं। ठीक, वैसे सोनार याद रखेंगे इससे आप लोग। सोनार काम क्या होता है, असली सोने का पता लगाना। ठीक, अब देखिए, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर करती है उसकी डेंसिटी पर, यानी घनत्व पर। और घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, याद रखिएगा, जिसका आयतन ज़्यादा होगा उसका घनत्व कम होगा। ठीक है, जिसका आयतन ज़्यादा होगा उसका घनत्व कम होगा, और यदि घनत्व ज़्यादा है उस वस्तु का आयतन कम होगा। देखिए, जैसे ही कोई ठोस वस्तु होती है, ठोस वस्तु जितनी घनी होगी उसे उसका घनत्व कहते हैं। बस इतने से याद रखिए, जितना घनापन होगा उसे उसका घनत्व कहते हैं। यानी कि D बराबर m बटे b। जो आयतन में कितना मास है, कितनी मात्रा है किसी चीज़ की, कितना द्रव्यमान है, तो उसे उसकी डेंसिटी कहा जाता है। ज़्यादा होगी मात्रा, डेंसिटी बढ़ेगी, कम होगी मात्रा, डेंसिटी घटेगी। ठीक है, तो आयतन में उपस्थित मात्रा को ही उसकी डेंसिटी कहते हैं। यानी कि किसी चीज़ में उसका घनापन ही उसका घनत्व कहलाता है। और उसकी माध्यम की प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। ठीक है, यानी कि लोचदार वस्तु। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। जब भी ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो ध्वनि की चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी। जैसे कि लोहे में ध्वनि की चाल अधिक होती है, ठीक है, लेकिन जल में ध्वनि की चाल कम होती है और वायु में
और कम होती है। जितनी ठोस वस्तु होगी उसमें ध्वनि की चाल उतनी ही ज़्यादा होगी। आपने देखा होगा जब लोहे को बजाते हैं तो लोहे में ध्वनि की चाल बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यदि पानी में ही लकड़ी मारेंगे तो पानी में क्या होगा, उसकी चाल कम होगी, यानी ध्वनि कम आएगी। और वायु में यदि आप डंडी को मारेंगे तो उसमें ध्वनि की चाल और कम होगी। तो ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, जो क्वेश्चन आता है। और ध्वनि को किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। निर्वात में यानी बिना वायु के कहीं पर भी ध्वनि की चाल नहीं हो सकती है, यानी उसे किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। याद रखिएगा, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। आवृत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होगी, जी बताया है अभी मैंने। एक पूर्णतः दृढ़ क्षण में ध्वनि का वेग कितना होगा, इसमें अनंत होगा, इसे नापा नहीं जा सकता है। ठीक है, जो ध्वनि का वेग होगा एक दृढ़ क्षण में यानी ठोस क्षण में, ये अनंत होगा। ध्वनि की चाल का मान सबसे अधिक किसमें होता है, बताया है मैंने, ठोस में होता है। क्वेश्चन आता है जी, इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्वेश्चन पक्का आता है। ध्वनि का गमन नहीं होता है, बताया मैंने। ध्वनि किस में नहीं चल सकती है, निर्वात में, यानी निर्वात में कोई ध्वनि नहीं चल सकती है। ठीक है, निर्वात ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। हल्की गैस में ध्वनि की चाल भारी गैस से अधिक होती है। ये क्वेश्चन देखिए याद करने वाला है। हल्की गैस में, जो गैस हल्की होती है उसमें ध्वनि की चाल भारी गैस से अधिक होती है। ठीक, ऐसे याद रखिए, जैसे हल्की गैस होगी उसमें हम ध्वनि करेंगे तो वो उड़ जाएगी, तो चाल उसकी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। और कोई भारी गैस होगी उसमें यदि हम ध्वनि करेंगे तो वो भारी गैस होगी, नीचे ही रह जाएगी, वो उड़ेगी नहीं, तो आवाज़ फैलेगी नहीं, आवाज़ गूंजेगी नहीं, ध्वनि की चाल ज़्यादा नहीं होगी उसमें। अब देखिए, आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। याद रखिएगा, कम घनत्व के कारण। किस कारण, कम घनत्व के कारण। क्वेश्चन ये भी बनता है सीधे सीधे, बताइए आर्द्रता बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी। आपने देखा होगा कि दिन में जो तापमान जब ज़्यादा रहता है तो तापमान के कारण आर्द्रता नहीं रहती है, इस कारण से ध्वनि ज़्यादा आती नहीं है। लेकिन रात में बहुत दूरी पर कुछ आवाज़ हो रही होगी तो वो भी आपके कानों में सुनाई पड़ती है। किस कारण से, देखिए सन्नाटा तो होता ही है रात में, ज़्यादा शोरगुल नहीं होता है। और एक कारण ये भी होता है आर्द्रता के कारण। जो आर्द्रता होती है वो दिन में न रहकर रात में होती है, इस कारण से ध्वनि जो होती है उसके जरिए नमी के जरिए हमारे कानों तक पहुंच जाती है, क्योंकि ध्वनि को एक आवश्यकता है किसकी, माध्यम की। तो जो नमी होती है, आर्द्रता कहते हैं जिसे, वो उसके लिए एक माध्यम बन जाती है, जिसके कारण हमारे कान पर वो आवाज़ पहुंचने लगती है। तो आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। किस कारण से, कम घनत्व के कारण। कम घनत्व के कारण, क्योंकि उसका घनत्व कम होता है। ठीक है, इसलिए ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। घनत्व कम होगा तो आयतन बढ़ेगा। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल का मान बढ़ जाता है। और आपने देखा होगा ये क्वेश्चन आता है सीधे, माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। जो ढपली बजाने वाला होता है, वो जो ढपली होती है उसकी, तो ढपली को आग में सेंकता है, इसके बाद ढपली बजाता है, तो आपने देखा होगा उसमें आवाज़ और तेज आती है। तो माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल का मान बढ़ जाएगा। वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। अब देखिए, दाब के मान में वृद्धि या कमी होने पर गैस में ध्वनि की चाल का मान अपरिवर्तित रहता है। जी क्वेश्चन याद रखिए,
दाब के मान में वृद्धि या कमी होने पर गैस में ध्वनि की चाल का मान अपरिवर्तित रहता है। यदि गैस में दाब बढ़ाएं या कम करें हम, ठीक है, तो ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे दाब कम हो या बढ़े। आगे, वायुयान की चाल को मापा जाता है किसमें? मेघ संख्या में। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिए। वायुयान की चाल को मापा जाता है मेघ संख्या में। अब देखिए, जब किसी माध्यम में वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के बराबर होगी तो मेघ संख्या का मान 1 होगा। यदि वस्तु की चाल ध्वनि की चाल का 2 गुना है तो मेघ संख्या 2 होगी। और पराध्वनिक यान की मेघ संख्या 1 से अधिक होती है। यदि मेघ संख्या 5 से अधिक है तो चाल अति पराध्वनिक कहलाती है, हाइपरसोनिक होती है। ठीक है, देखिए ध्वनियों के लक्षण। कितने लक्षण होते हैं? 3 लक्षण होते हैं, तीव्रता, तारत्व और गुणता। जो इन्हीं लक्षणों के कारण जो लड़कियों की आवाज़ होती है वो पतली होती है और जो लड़कों की आवाज़ होती है वो भारी होती है। आगे देखेंगे अभी हम। ध्वनि के किस लक्षण के कारण ध्वनि हमें धीमी अथवा तेज सुनाई पड़ती है? ये है तीव्रता, इंटेंसिटी। तीव्रता के कारण ध्वनि जो होती है वो धीमी अथवा तेज सुनाई पड़ती है। और किस कारण ध्वनि मोटी अथवा तीक्ष्ण सुनाई देती है? या फिर कहा जाए तो क्वेश्चन आता है, बताइए लड़कियों की आवाज़ पतली होती है और लड़कों की आवाज़ भारी क्यों होती है, क्या कारण है? तो तारत्व के कारण, पिच के कारण। ठीक, ये गले में एक पिच होती है, इसी को है संगीतज्ञ जो होते हैं वो 10-15 साल रियाज करते हैं इसी को सुधारने के लिए, जिससे कि हर प्रकार का गाना वो गा सकें। तारत्व के कारण, मेन खेल तारत्व का होता है, पिच का खेल होता है। तो याद रखिएगा, ध्वनि के किस लक्षण के कारण ध्वनि को मोटी या तीक्ष्ण कहते हैं? तारत्व के कारण। आगे देखें, किसके कारण समान तीव्रता व समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है? जी गुणता के कारण। देखिए गुणता के कारण जो समान तीव्रता व समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है। तीव्रता समान है और तारत्व भी समान है, फिर भी उसमें गुणता के कारण अंतर महसूस होगा। देखिए ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? उसकी आवृत्ति पर। जो ध्वनि का तारत्व होता है, तारत्व किस पर निर्भर करता है? उसकी आवृत्ति पर। और आवृत्ति जो होती क्या है? देखिए आवृत्ति का मतलब होता है एक प्रकार से राउंड करना, आवाज़ का जल्दी जल्दी राउंड करना। एक व्याख्या की जाए हिंदी में आवृत्ति का मतलब क्या है? आवृत्ति का मतलब होता है किसी चीज़ का बार बार राउंड करना। इसी प्रकार आवाज़ जो होती है, आवाज़ भी एक राउंड करती है बार बार, तो उसी को कहते हैं आवृत्ति। ठीक है, तो ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है उसकी आवृत्ति पर। लड़कियों में आवृत्ति ज़्यादा होती है गले में, पिच में, तो उनकी आवाज़ पतली आने लगती है। लड़कों में आवृत्ति के कारण भी, तारत्व के कारण ही उनकी आवाज़ भारी आती है। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है, बकाया कल करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।